दिन भर की सबसे बड़ी खबर यानी पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह का दौरा। वैसे तो मौजूदा वक्त में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि बंगाल फतह का पूरा दामोदार किसी ने उठाया है बीजेपी में, तो वो है अमित शाह। खुद पार्टी अधिकारियों की बैठक लेना हो या फिर खुद पश्चिम बंगाल में जाकर तैयारियों का जायजा लेना हो, दौरा करना हो या फिर आक्रामक भाषण, अमित शाह वो सब कर रहे हैं जो कि पश्चिम बंगाल को फतह करने के लिए बीजेपी को करना चाहिए। बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल कितना खास है, इसे ऐसे समझिए कि बीजेपी की एक तरीके से स्थापना वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल से आया करते थे, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी कई दशकों से वहां की सत्ता से महरूम है और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का कमल खिलाने के लिए अब एक बार फिर से अमित शाह ने अपने हाथ में बागडोर पकड़ ली है। आज जिस तरीके से उन्होंने पश्चिम बंगाल का दौरा किया और दौरे के बीच जिस तरीके का जोशीला भाषण दिया, जो शानदार जो आक्रामकता उन्होंने दिखाई, उससे ऐसा लग रहा है कि बाई हुक बाई क्रुक या हिंदी में कहिए तो आर पार में इस बार अमित शाह नजर आ रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे, रात को ही पहुंच गए थे। सबसे पहले जो देखा हमने, महापुरुषों को श्रद्धांजलि दी, जिसमें स्वामी परमहंस से लेकर स्वामी विवेकानंद और फिर खुदीराम बोस जो कि सबसे युवा क्रांतिकारी नेता थे जिन्हें अंग्रेजों ने फांसी दी थी, उनको नमन करके उन पर पुष्पांजलि करके श्रद्धांजलि देकर शाह ने अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाया। इसके अलावा जिस तरीके से आज सिद्धेश्वरी मंदिर में और महामाया मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की, उससे साफ है कि बीजेपी इस बार पश्चिम बंगाल के हिंदू वोटरों को लुभाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। एनआरसी सीए के मुद्दे पे पहले ही वो पूरे मामले को तुष्टीकरण से जोड़ चुकी है और अब अमित शाह का मंदिर दौरा कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि इस बार बीजेपी किसी भी लिहाज से हिंदुओं को नहीं छोड़ना चाहती, यानी हिंदू वोट बैंक को मजबूत कर लेना चाहती है। क्रांतिवीरों को नमन, उसके बाद मंदिर में पूजा अर्चना और फिर बारी आए उनके पेट पूजा की, और उसके बाद खाना भी उन्होंने ऐसी जगह खाया जिससे कई मैसेज गए। किसान आदिवासी परिवार में अमित शाह ने भोजन किया और इस भोजन से संदेश ये गया कि मां माटी और मानुष का नारा जो ममता बनर्जी या दीदी देती थी, उसे अब अमित शाह ने अपना नारा, बांग्ला बीजेपी का नारा है। और इस नारे के साथ आज जिस तरीके से सियासी घटनाक्रम रहा, उसमें कई तरीके से संदेश देने की कोशिश हुई। किसान के घर भोजन किया तो जहां एक तरफ एंटी किसान जो माहौल चल रहा है उसमें संदेश गया, तो वहीं आदिवासी के घर खाना खाकर ये जताने की कोशिश की कि बीजेपी सबका साथ, सबका विश्वास और सबका सम्मान की दिशा में आगे बढ़ रही है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की दिशा में आगे बढ़ रही है, ऐसा संदेश दिया गया। और उसके बाद मेदिनीपुर में जिस तरीके से अमित शाह ने भाषण दिया, उसे सुनना बेहद जरूरी है। पहले अमित शाह का जोशीला, शानदार और आक्रामकता से भरा भाषण सुनिए और सुनिए कैसे अमित शाह आज अपनी क्षमता से भी आगे बढ़ते हुए ऐसे जोशीला भाषण देते हुए सुनाई दिए जिसे सुनकर खून टीएमसी के नेताओं का दौड़ जाएगा अगर वो टीएमसी से भक्ति करते होंगे। हालांकि आज जिस तरीके की तस्वीरें आई वो तो ये बता रहा है कि टीएमसी में सब कुछ ठीक नहीं है। पहले हम सुनते हैं अमित शाह का वो भाषण जिसमें अमित शाह ने दीदी पर जमकर निशाना साधा और विकासवाद, गुंडाराज और तमाम मुद्दों को लेकर उन्हें घेरा। और इसके अलावा किस तरीके से सोनार बांग्ला हो, बांग्ला अस्मिता से जोड़कर वोट मांगा, वो सुनिए। मैं पूछने आया हूं बंगाल के युवाओं को, क्या दोष है आपका? क्यों विकास बंगाल में नहीं हो रहा है? मैं पूछने आया हूं बंगाल के किसानों को, मोदी जी जो 6,000 रुपया भेज रहे हैं, बंगाल के किसानों को क्यों नहीं मिल रहा है? देश के 10 करोड़ किसानों को 95,000 करोड़ रुपया मिल गया, मगर बंगाल के किसानों को फूटी कौड़ी नहीं मिली, क्योंकि ममता दीदी उनकी सूची ही नहीं बेचती है। सुबह में अखबार देखता था, कुछ बड़ बोले नेताओं ने कहा तृणमूल को कोई हरा नहीं सकता। मैं उनको याद कराना चाहता हूं कि संसद के चुनाव के अंदर आप कहते थे बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। हमारे दिलीप घोष की अध्यक्षता में मोदी जी के नेतृत्व में 18 से ज्यादा सीटें बंगाल की जनता ने दी है।
और दीदी कान खोल कर सुन लो, आज लाखों लोगों की हाजिरी में कहने आया हूं मैं, जब विधानसभा के चुनाव का परिणाम आए, परिणाम देख लेना, इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आपने किस तरीके से जोशीला भाषण अमित शाह ने दिया कि वो पूछने आए हैं कि आखिर विकास क्यों नहीं हो रहा, गुंडा राज क्यों है। इसके अलावा उन्होंने लगातार कान खोलकर दीदी जैसे शब्दों का प्रयोग किया, परिवारवाद पर निशाना साधा और एक बताया कि कैसे बीजेपी की पश्चिम बंगाल में सुनामी है, पैसे जो सेंट्रल से जाते हैं वो गुंडों को देती है, ऐसा आरोप भी लगाया। और इन सब के बीच हमने आज जो देखा, जो भाषण सुना, उससे ये लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने जो नारा दिया है अब की बार 200 पार, तो वो कहीं ना कहीं उसको सार्थक करने में, उसको सच करने में पश्चिम बंगाल में अमित शाह तो अपना जोर लगा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा उनका पूरा कैडर जोर लगा रहा है, जोड़ लगा रहा है। आज जिस तरीके से रैली हुई और रैली में जो भीड़ रही उससे वही नजर आया, लेकिन उन सब के बीच आज जो सबसे खास रहा, जिस पर सबकी नजरें टिकी रही, वो थे शुभेंदु अधिकारी, टीएमसी के वो नेता जो अपने आप में तकरीबन कई दर्जन सीटों पर दबदबा रखते हैं, वो आज बीजेपी में शामिल हो गए। इसके अलावा टीएमसी के सांसद सुनील मंडल ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। इसके अलावा तकरीबन 9 विधायक, 1 सांसद और 1 पूर्व सांसद ने बीजेपी का दामन थाम लिया, जिसमें कई टीएमसी के नेता थे, कई लेफ्ट के नेता थे और कई कांग्रेस के नेता थे। मैं सिलसिलेवार तरीके से एक बार पढ़ देता हूं, मेरी सहयोगी ने इस पूरी डिटेल को दी है, मैं आपके साथ साझा कर लेता हूं। पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी अपने आप में वो नाम जिसके जाने से बीजेपी में जहां एक तरफ हलचल बढ़ी तो वहीं टीएमसी में खलबली मच गई, ममता दीदी परेशान हो गई। इसके अलावा टीएमसी के ही एमपी मौजूदा वक्त में सांसद सुनील मंडल भी बीजेपी में शामिल हो गए। इसके अलावा पूर्व एमपी दशरथ तिर्की भी बीजेपी में शामिल हो गए। उत्तरकांठी से टीएमसी के एमएलए वंशरी माइती बीजेपी में शामिल हो गए। गाजल से टीएमसी एमएलए दीपाली विश्वास बीजेपी में शामिल हो गई। बैरकपुर से टीएमएलए के एमएलए शीलभद्र दत्ता शामिल हो गई। मातेश्वर से टीएमसी एमएलए सेकत पांजा भी आज बीजेपी के हो चले। कलना से टीएमसी एमएलए विश्वजीत कंडू भी आज बीजेपी में शामिल हो गए, उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। नगारकाटा से टीएमसी एमएलए सुकरा मुंडा ने भी आज बीजेपी का दामन थाम लिया। पुरुलिया से कांग्रेस के एमएलए सुदीप मुखर्जी ने भी आज बीजेपी का दामन थाम लिया। तुमलुक जो सबसे महत्वपूर्ण सीट है, वहां से कभी माकपा का गढ़ हुआ करता था पश्चिम बंगाल, वहां के एमएलए अशोक डिंडा ने भी आज बीजेपी का दामन थाम लिया। तो ये वो नेता थे जो अब पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे। संगठन में 9 विधायकों का, 1 सांसद का और 1 पूर्व सांसद का पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ जाना पश्चिम बंगाल में खासकर बहुत बड़ी खबर है। और इस लिहाज से क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में, यानी 4 से 5 महीनों में पश्चिम बंगाल में चुनाव है और चुनाव के बीच अगर ये नेता, चुनाव से पहले ये नेता अगर बीजेपी में शामिल हो गए तो यकीनन इनका पूरा वोट बैंक बीजेपी में शामिल होगा और कहीं ना कहीं इनका जो जनाधार होगा उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। और शायद यही तो चाहती है। हाल ही में जिस तरीके से अब पश्चिम बंगाल या पूरे देश में लोकसभा चुनाव हुए, उसमें 2 सीट वाली पार्टी एकदम 18 सीट पर पहुंची। उस बीच भी हमने देखा कि कहीं ना कहीं बीजेपी कमजोर थी और भले उसका प्रदर्शन अनप्रेसिडेंटेड रहा था, मजबूत रहा था, लेकिन बावजूद इसके ममता सरकार के मुकाबले, ममता दीदी के मुकाबले उनकी सीटें कम थी। लेकिन अब जिस तरीके से 9 विधायक और तमाम दूसरे 1 सांसद और पूर्व सांसद शामिल हुए हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि इनका जनाधार मिलने के बाद जो आने वाले पश्चिम बंगाल में चुनाव होंगे उसमें बीजेपी को जबरदस्त फायदा होगा। फायदा क्या होगा, फायदा कितना होगा और ये फायदा क्या नुकसान में भी तब्दील हो सकता है, ये सारी संभावनाओं की तलाश नतीजों तक रहेगी और नतीजे साफ कर देंगे कि आखिर दीदी में दम है या दादा में कुछ दम है। लेकिन इन सब के बीच मोटा भाई ने आज जिस तरीके से वहां प्रदर्शन किया, भाषण दिया या पूरी रणनीति तैयार की, एक एजेंडा हमने देखा कि कैसे मंदिर पूजा से लेकर किसान भोजन तक उन्होंने किया, उन सब के बीच जो तस्वीर निकल कर आई वो यही साफ कर रही कि इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने इस बार 200 पार का नारा साकार करने की दिशा में खूब मेहनत किया है, कर रही है और शायद आगे भी करेगी। तो इस पूरे प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही। कल फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे किसी नए
सियासी टॉपिक के साथ, एक बड़ी खबर के साथ, जिसकी इनसाइड स्टोरी, जिसकी बड़ी खबर हम आपको साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप देख रहे थे J24 न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं था रवि श्रीवास्तव, सहयोगी थे राहुल। फिलहाल दीजिए इजाजत, धन्यवाद।